सबसे पहले पूछा तुमने मेरे से ए वन कुछ ऐसा है। ये देखो, ये है आपका ए वेक्टर, ये एंगल 30 डिग्री, ये है आपका बी वेक्टर, ये एंगल 45 डिग्री, ये है सी वेक्टर, ये एंगल है 60 डिग्री। पहला क्वेश्चन पूछा है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ये रहा ए वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर। एंगल क्या आएगा, दोनों के हेड टू हेड ज्वाइन है, ये एंगल 60 डिग्री, 60 प्लस 45 दैट इज 1055। इसका आंसर आ गया 105। दूसरा है, सेकंड पार्ट है एंगल बिटवीन ए एंड सी वेक्टर। तो ए एंड सी वेक्टर, तो ए ये रहा, सी ये रहा। तो आप एक चीज सोच लो, ये 30 है, तो ये एंगल कितना होगा, ये 60 है तो ये कितना होगा 30, और ये कितना हो गया 90। या तो आप ये एंगल लेते या ये लेते, आपको कौन सा लेना है, स्मॉलर एंगल। 30 30 60, 60 और 90 150। तो इसका आंसर आ गया 150। और थर्ड वाला पार्ट है एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, है ना। तो ये रहा बी वेक्टर और ये रहा सी वेक्टर, ये एंगल 45। फिर से इन दोनों के बीच का एंगल कितना आएगा 105। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। मिटा दो इसको, बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने सारे मार्क कर रखे हैं जो जो तुमने पूछा है। बोलने की जरूरत नहीं है, लगभग सारे क्वेश्चन है, दो चार ही क्वेश्चन है जो नहीं बताने हैं। किसी ने कोई पूछ लिया तो किसी ने कोई पूछ लिया, कोई बात नहीं, कम से कम तुमने सॉल्व किए, ज्यादा जरूरी बात है। फिर आ गया ए4। ए पॉइंट है, ए पॉइंट है 1,1,-1 और बी पॉइंट है 2,-3,4। जैसे 2D में सिखाया था वैसे 3D में भी है। ये ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया। तो ये वेक्टर क्या होगा, आई वेक्टर, 1 i कैप, फिर 1 j कैप, फिर -1 k कैप। सिखाया था तुम्हें ऐसा, कोई बात नहीं। और आर बी वेक्टर क्या आएगा, 2 i कैप -3 j कैप +4 k कैप। हाँ है ना, ये आपका आर बी वेक्टर आ गया। आपको वेक्टर कौन सा चाहिए, ए से बी तक। आपको ये वेक्टर चाहिए जिसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलेगा, आर ए से लेके बी तक। तो आर ए बी वेक्टर क्या होता है, हेड का पोजीशन वेक्टर माइनस टेल का पोजीशन वेक्टर, दैट इज आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर। क्या बात समझ में आ गई सबको, अब ये बात समझ में आ गई तो क्या करना पड़ेगा, आर बी माइनस इक्वल टू दिस माइनस दिस, क्या आ जाएगा आई कैप, दिस माइनस दिस क्या आ जाएगा -4 j कैप, और दिस माइनस दिस क्या आ जाएगा +5 k कैप। सो दिस इज द आंसर। क्या समझ में आ गया सबको, सी इज द आंसर, बिल्कुल।
नेक्स्ट डाउट, नेक्स्ट डाउट बताओ। हाँ इसके बाद में मेरे से पूछा तुमने B2, B2 क्या है? दो वेक्टर है, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, इतना तो पता होगा। A vector of magnitude 30 and direction eastward, तो एक वेक्टर ये रहा, मैग्नीट्यूड कितना है 30, तो इसको आई डायरेक्शन बोल दो, इसको जे बोल दो, दिक्कत नहीं। तो इसको फर्स्ट वेक्टर बोल दिया, ए वेक्टर बोल दिया, इसको ए वेक्टर नाम दे दिया। ये क्या हो जाएगा 30 आई कैप प्लस 0 जी कैप। आया, वॉइस क्लियर नहीं है, एक मिनट यार, वॉइस क्लियर होनी चाहिए वैसे तो। अभी क्लियर आ रही है वॉइस? क्लियर है वॉइस? ठीक है, ए वेक्टर आ गया, another vector of magnitude 40 and direction northward, दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 40, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया 40 आ गया नॉर्थ, तो बी वेक्टर कितना आ गया 0y प्लस 40 जी, आया ना? तो जो रिजल्टेंट आएगा, हाँ ईस्ट इधर ही होता है, इसको आई क्या बोल दो, अभी बता रहा हूँ सुनते जाओ। अब मेरे को ये बताओ यहाँ पे सब क्या है, तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दोनों का सम कर दो कितना आ जाएगा 30 आई कैप प्लस 40 जे कैप। अब 30 आई कैप प्लस 40 जे कैप वेक्टर कैसा बनेगा, ठीक है वो बताओ। ये वेक्टर मिल गया, ये बी वेक्टर बन गया, ये रिजल्टेंट बन गया। चाहे ऐसे देख लो 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर का अंडर रूट, मैग्नीट्यूड आएगा इसका 50, और ये एंगल कितना आएगा देख के बता सकते हो तुम 3 4 5 उसी रेशियो में, ये एंगल कितना आ जाएगा ये वाला एंगल, तो ईस्ट के साथ में एंगल पता चल गया, कितना एंगल होगा ये 53 डिग्री, तो 53 डिग्री, दिस इज द आंसर, B2 सॉल्व हो गया। या मैग्नीट्यूड यहां से भी निकाल सकते थे आप, इसका प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट कर दो, दैट इज 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर का अंडर रूट। कोई भी वेक्टर दे रखा हो आपको, आपको मैग्नीट्यूड ऐसे निकालना होता है, आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर और के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। 53 डिग्री ईस्ट, ईस्ट के साथ में 53 डिग्री इसका है, ठीक है। इसको मिटा दो, मिटा दो इसको, समझ में आ गया? B3, two vectors A and B inclined at an angle theta with respect to each other have resulted which make an angle beta with A। ये देखो दो वेक्टर है, A वेक्टर है और B वेक्टर है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। इन दोनों का रिजल्टेंट C आएगा, पैरेललोग्राम बना दिया, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा C आएगा। So C is the resultant of A plus B। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? क्या ये बात समझ में आ गई सबको?
अरे यार क्या नहीं, एक बात समझ में, ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, पैरेललोग्राम बना दो तो एक रिजल्टेंट आ जाएगा, ये दिया हुआ है। हाँ यार, अब देखो, अगर यहाँ तक समझ में आ गई तो अब इसने कहा है which makes an angle beta with a vector, जो रिजल्टेंट हो ए के साथ में जो एंगल बना था उसका नाम बीटा। If the direction of A and B are interchanged, that is B की डायरेक्शन तो ये करते हैं और A की डायरेक्शन ये करते हैं, ठीक है, then the resultant will have the same, क्या चीज सेम रहेगी, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा या डायरेक्शन सेम रहेगी, या दोनों चीजें सेम रहेगी या दोनों चीजें चेंज हो जाएंगी। तो आपको पता है यार मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, सोच के देख, इस वेक्टर को एक वेक्टर इतना बड़ा बना दिया, ए बी इतना छोटा बना दिया, इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा, इसके अंदर ए और बी सेम जैसे लग रहा है, ठीक है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ही आ जाएगा। अब आपने डायरेक्शन चेंज कर दी, मैग्नीट्यूड सेम रखा, तो ए वेक्टर तो आपने इधर कर दिया, आया ना, बी की डायरेक्शन में, या इसको बोल दिया बी वेक्टर, इंटरचेंज कर दिया, और बी ये कर दिया आपने, तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा वो कौन सा आएगा, अब इन दोनों का रिजल्टेंट नहीं आएगा। अब तुम्हें ये लगता है कि इसकी और इसकी डायरेक्शन सेम है, यार पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा रखा है इसलिए बनाया मैंने, बताइए ये कि नीचे दो वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं तो डायगोनल क्या रिप्रेजेंट करती है, डायगोनल क्या रिप्रेजेंट करती है, रिजल्टेंट ऑफ दीस टू वेक्टर, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसलिए बना दिया, आया ना। अब मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, थीटा ही तो दोनों के बीच, ताकि ये लिखोगे एक, अब ये लिखोगे a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा का अंडर रूट। अब ये थोड़ी है कि a की b की डायरेक्शन और b की a की डायरेक्शन, आप ट्रायंगल यूज कर लेते, कोई दिक्कत नहीं थी, इस b को आप यहाँ ना बनाते हैं, यहाँ बनाते, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता कुछ, ये लो, अभी भी कोई दिक्कत नहीं, ट्रायंगल से पैरेललोग्राम से थोड़ा बढ़िया दिखाई देता है इसलिए बना दिया, बिल्कुल बना सकते हो, दोनों चीजें पढ़ी इसीलिए है ना, आसान हो जाए चीजें, जब जिसको यूज करना हो उस टाइम पे उसको यूज कर लो। ऐसे लो, तुम्हें एडिशन आता है ना, एडिशन आता है ना, मेरे को ये बताओ, 4 + 4 + 4 + 4 + 4 कितना है, ऐड किया या मल्टीप्लाई किया, ऐड किया या मल्टीप्लाई किया, क्यों ऐड कर दिया, ऐड तो कर सकते थे, तो मल्टीप्लिकेशन इसलिए सिखाना है, जहां पे ऐड नहीं करना हो वहां पे तुम सेम चीजें हो तो तुम सीधे मल्टीप्लाई कर दो। अब बताओ, अब मल्टीप्लाई करोगे क्या, अब ऐड करोगे, तो मैं बोल रहा हूं इस पे ऐड करनी क्या तुमने, अब समझ में आ गई बात, क्या क्या कहना था, क्या चाहता हूं कहना, बिल्कुल सिंपलिसिटी के लिए जब ट्रायंगल यूज करना होगा चाहिए वो धीरे धीरे पता चलेगा, बात समझ में आई नहीं, मैंने कहा करवाया मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर ना करवाया ना आएगा, मैंने सिर्फ एडिशन और कंपोनेंट करवाए, तो मैग्नीट्यूड निकालना सिखाया और कुछ नहीं सिखाया, ये क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, ओके।
B3 भी हो गया, एक्चुअली B3 था, अब आ जाता B4, B4 B4 देखो क्या है, टू वेक्टर्स A एंड B, ये रहा वेक्टर A, ये रहा वेक्टर B, lies in same plane and vector C lies outside the plane, ये मान लो वेक्टर C, ठीक है। एक बार बताओ, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, ये मान लो C यहाँ आ गया, आउट ऑफ द प्लेन आ गया, अब ये बताओ इनका रिजल्टेंट तो जीरो हो सकता है क्या, रिजल्टेंट जीरो करना पड़ेगा तो एक वेक्टर और चाहिए, तो कम से कम चार वेक्टर चाहिए रिजल्टेंट जीरो करने के लिए, इफ दे आर नॉन कोप्लेनर, आया ना। अब जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, आउटसाइड द प्लेन, इस प्लेन के बाहर आएगा। अब तो देखो क्या क्या ऑप्शन है, कैन बी जीरो, जीरो तो कभी नहीं हो सकते, सॉरी, कैन नॉट बी जीरो, ये बिल्कुल सही है, कैन नॉट बी जीरो, लाइज इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी, ए और बी के प्लेन में क्या क्या है, ये वेक्टर तो ये बनेगा, जो बनेगा, फिर लाइज इन द प्लेन ऑफ ए एंड ए प्लस बी, ए ये ना, और ए प्लस बी भी तो इसी प्लेन में बनेगा बेटा, ए प्लस बी, ए प्लस बी तो इसी प्लेन में बनेगा, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, तो आंसर सिर्फ क्या आ गया, अगर ऑब्ट्यूज एंगल में कंपोनेंट निकालने हो, भाई दूसरी तरफ से ले लो, मान लीजिए ये रखा और ये बोल रहा है कंपोनेंट निकाल लो, अगर ये कह रहा है कि ये 150 डिग्री है तो यहाँ से 30 डिग्री तो एक ही बात है, तो ये कर लो, ये कर लो, खत्म बात, 30 डिग्री की बात समझ में नहीं, ये समझ में आ गया तुम्हें, ये समझ में आ गया सबको, B4 समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद में B5, दस और 6 मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर है, रिजल्टेंट क्या नहीं हो सकता, सॉरी सॉरी, B5 भी पूछा किसी ने, B5, हाँ, रिजल्टेंट क्या नहीं हो सकता, 10 वेक्टर इधर लगे, 6 इधर लगे, तो रिजल्टेंट क्या जाएगा 16, 10 इधर लगे, 6 इधर लगे, रिजल्टेंट क्या जाएगा 4, तो ज्यादा से ज्यादा मैग्नीट्यूड क्या आ सकता है रिजल्टेंट का 16, और कम से कम क्या आ सकता है 4, 10 इधर लगे, 6 इधर लगे, रिजल्टेंट कुछ ना कुछ है, तो जो भी रिजल्टेंट होगा वो ज्यादा से ज्यादा क्या आ सकता है दो वेक्टर का, इन दोनों के मैग्नीट्यूड का सम, और जो डिफरेंस, और कम से कम क्या आ सकता है इन दोनों में डिफरेंस, तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, अच्छा 6 नहीं है, 6 ही है, बात समझ में आई नहीं, 6 ही है, तो जो भी रिजल्टेंट होगा वो किस किस के बीच में होगा, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में, दैट इज 4 और 16 के बीच में होगा, तो कौन सा आंसर नहीं हो सकता, 2 कभी नहीं हो सकता, 8 हो सकता है, 8 ही नहीं हो सकता, क्योंकि 16 से ज्यादा हो ही नहीं सकता इन दोनों का आंसर, और डी का आंसर है 20 नहीं हो सकता, तो सिर्फ क्या हो सकता है, सिर्फ 8 हो सकता है, क्या ये बात समझ में आई है, बात समझ में आ गई सबको, समझ रहे, ये वाला था रिजल्टेंट, मतलब एक ट्रायंगल तो बनेगा ही, एक ट्रायंगल तो बनेगा ही, एक साइड है 10, एक साइड है 6, तीसरी साइड ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है ट्रायंगल, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकती है ट्रायंगल की तीसरी साइड, 15 कैसे हो सकती है, इन दोनों का सम करके ट्रायंगल की 0 एरिया करके 10, और इसको लेटा दे 6, ये ले 16 हो सकती है ज्यादा से ज्यादा तीसरी साइड, और कम से कम
कम से कम 4 होगी भैया, इसको तुम घुमा के यूं ले आओ तो 10 ये रहा और 4 ये कर दो तो ये लो, ये सब ये 6 है तो ये कितनी होगी 4। तो भैया तीसरी साइड किसी भी ट्रायंगल की ज्यादा से ज्यादा उन दोनों का सम होती है और कम से कम क्या होता है उनका डिफरेंस। हाइपोटेन्यूज सॉल्व करनी क्या हुआ है, वो तो बीच की वैल्यू है, कोई भी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इस केस में हाइपोटेन्यूज क्यों, मैंने राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं बनाया है। अब मैं ये कह रहा हूं, अब सुनो, तो तीसरी साइड होगी वही रिजल्टेंट हो सकता है इन दोनों का। तो मैं कह रहा हूं ज्यादा से ज्यादा वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ सकता है 10 और 6 को मिला के 16, और कम से कम क्या हो सकता है 2। तो 10 और 6 वेक्टर से मिला के आप कौन कौन से मैग्नीट्यूड का वेक्टर बना सकते हो, 2 का बना सकते हो, नहीं बना सकते क्योंकि कम से कम 4 का बनेगा। 8 का बना सकते हो क्योंकि 8 4 से ज्यादा और 16 से कम। 18 बना सकते हो, नहीं बना सकते, या ज्यादा से ज्यादा मैं 16 बना सकता हूं तो 18 कैसे बन सकता है। ठीक है, 10 20 बना सकते हो, नहीं बना सकते, क्यों करोगे, पूछा ही नहीं है वो, डायरेक्ट ही पता चल गया, तो ऐसे करने की क्या जरूरत है। ऑप्शन में दिया है भाई, ये देख B5 ऑप्शन दे रखे हैं, यहां से ऑप्शन से। हाँ नेक्स्ट देखो B6। क्लोज क्लोज पॉलीगन बना दिया, ये वेक्टर, ये B वेक्टर, ये C वेक्टर, ये D वेक्टर, बना दी क्लोज पॉलीगन। इन सब का रिजल्टेंट क्या आएगा बताओगे, 0 आएगा, स्केलर क्वांटिटी आएगी नहीं, सूडो आएगी नहीं, यूनिट वेक्टर आएगी नहीं, तो नल वेक्टर क्या होता है 0 वेक्टर ही होता है। तो बस ऑप्शन डी है इसका। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, सूडो वेक्टर क्या है, ऐसे ऑप्शन बनाने के लिए नाम दे दिया, शायद इसका आंसर होता है सूडो वेक्टर, शायद पक्का नहीं, जहां तक मेरे को लगता है सूडो वेक्टर शायद आंसर होता है। ठीक है, कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है, जो एक ही प्लेन में हो। नल वेक्टर का मतलब 0 वेक्टर ही है, बिल्कुल सही बात है। इसका मीनिंग कोप्लेनर एक ही प्लेन में रहने वाले, सूडो वेक्टर का मीनिंग टेंसर मान लो, ये समझ में नहीं आया 8H क्या है, मतलब डायरेक्ट 8H, पता नहीं अभी, टेंसर मेरे को पढ़ाना ही नहीं है हमारे कोर्स में, हमारे कोर्स में नहीं बेटा टेंसर। B7 the vector of two forces P and Q is minimum when the angle theta between their positive direction is, तुम भी बताओ यार क्या आएगा B7 का आंसर, B7 का क्या आएगा आंसर, 180 डिग्री बिल्कुल सही है। अभी तो बताया दो वेक्टर हैं, इनके बीच का मिनिमम रिजल्टेंट कब आएगा, जब इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा 180, दैट इज पाई।
खत्म। बी सेट। बात समझ में आई है कि नहीं? बात समझ में आई? ठीक है। बी टेन देखो, बी टेन देखो, एक बार सॉल्व करो बी टेन को, बी टेन को एक बार सॉल्व करो, देखते हैं एक बार करो तुम सॉल्व बी टेन। बिल्कुल सही आंसर है मोक्ष, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर है तुम्हारा। इसने कहा तुम्हें पता है कि पैरेललोग्राम है, उसमें ए डायगोनल क्या रिप्रेजेंट करती है? सम ऑफ वेक्टर। और दूसरी डायगोनल क्या रिप्रेजेंट करती है? डिफरेंस ऑफ वेक्टर। क्या बात बताई थी मैंने तुम्हें? इसने कहा है कि ये दोनों वेक्टर इक्वल है। बेटा ये दोनों वेक्टर इक्वल हो कैसे सकते हैं जब डायरेक्शन ये अलग अलग है? अगर आप इनको परपेंडिकुलर भी कर दोगे तो भी तो डायरेक्शन अलग अलग होगी। a प्लस बी इधर होगा, a माइनस बी इधर होगा। बात समझ में आई नहीं? तो ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है। अब देखो ये दोनों डायरेक्शन सेम कब हो जाएगी? जब b की वैल्यू कम करके जाओ। तो जब b की वैल्यू तुम कम करोगे, ये देखो ये रहा a, ये रहा b, ये आ गया a प्लस b, ये रहा b, ये रहा a। ध्यान से देखना, ये आ जाएगा a माइनस b। अब इस फैक्टर को मैं छोटा कर दूं, आधा कर दूं, आधा कर दिया, तब a प्लस b हो जाएगा और a माइनस b हो जाएगा। अब देखो दोनों की टेंडेंसी है सेम ही डायरेक्शन में जाने में, तो तुम सोचना जब ये जीरो हो जाए तो फिर ये और ये दोनों सेम ही डायरेक्शन में जाएंगे ना, आए ना, तभी a प्लस b a माइनस b के बराबर आ सकता है। 90 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट गलत है। तो इसका आंसर क्या है? इसकी वैल्यू जीरो, q की वैल्यू जीरो, किसकी वैल्यू जीरो? q की। ये भी बता रहा हूँ, बता रहा हूँ अर्शिया, बता रहा हूँ, थोड़ी सी देर बाद में फिर से भेजना, पहले शीट वाले करवा देता हूँ। p जीरो कैसे हो सकता है? केवल बता, अगर तू a को जीरो कर दे, ये यूं लिखा है ना, a की वैल्यू जीरो कर दे, क्या b वेक्टर माइनस b वेक्टर के इक्वल होता है क्या? देख, चेक करके देख, इसीलिए नहीं है। लेकिन b की वैल्यू जीरो कर दे तब तो a वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर होगा। इसलिए बेटा, इसलिए अब समझ में आ गई बात? डायरेक्ट भी कर सकते थे पर ऐसे ग्राफिकली बताया ताकि दिमाग में इमेज बने वेक्टर। नेक्स्ट करो। बी की लेवल
ए वेक्टर बी वेक्टर करवाया है, क्लास में करवाया है, दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर है, दोनों का सम ये आएगा, और दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो ये आएगा। ऑप्शन देखो क्या है, बिल्कुल यही है, इक्वल लेंथ दैट इज स्क्वायर में लगा। डायगोनल का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, सेंचुरी वो क्वेश्चन करवाया था मैंने, दोनों वेक्टर को इक्वल नहीं किया था, ध्यान से देखना फिर से क्वेश्चन मैंने ऐसे लिखा था, ये इसका मतलब डायगोनल की लेंथ, अब सुनो, of equal length and have an acute angle between them, acute angle होगा इन दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में, of equal length and have an obtuse angle between them, of equal length also perpendicular to each other are of different length, also perpendicular to each other and are of equal length। तुम ही बता दो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, बस, तो बस यही आंसर है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर की दोनों डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है और दोनों की लेंथ इक्वल होती है, बस यही आंसर आया ना। क्या ये समझ में आ गया सबको, क्या ये समझ में आ गया सबको, तो देखो सी सेक्शन, C1 C1 मैंने करवाया नहीं था इसलिए मैं बता रहा हूं, स्नेहा ने एक बार ये पूछा, बेटा एक बार बताओ, एक स्क्वायर बनाओगे, उसका कौन सा पार्ट बोला तुमने, ए पार्ट, इन दोनों के बीच में ये एक वेक्टर हो गया a प्लस बी और एक हो गया a माइनस बी, क्या इन दोनों के बीच का एंगल एक्यूट होगा या ऑब्ट्यूज होगा, पहले ये बताओ, लेंथ तो इक्वल है दोनों, ये सही पता है, मैं ये कह रहा हूं एक्यूट हो गया ऑब्ट्यूज हो गई दोनों के बीच का एंगल, परपेंडिकुलर होगा, एक्यूट क्या होता है लेस देन 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज क्या होता है ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो फिर ये जो एंगल है वो ना तो एक्यूट है ना ऑब्ट्यूज है, इसलिए ए पार्ट गलत है और बी पार्ट भी गलत है, और समझ में आ गया इसने, ओके C1 देखो C1, एक बार मैं ऐसे लिख लो, कोई भी वेक्टर है ना, अगर उसको ऐसे लिखते हैं ना, x i कैप y j कैप और z k कैप, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ना x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर का अंडर रूट, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई सबको, ये फॉर्मूला रट लो, अगर k का तो करवाया ही है, पहले मैंने ऐसे करवाया था, अगर कोई x i कैप प्लस y j कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या था x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर का अंडर रूट, और k भी है, तो बस समझ में आ गया, पूछा गया फाइंड मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड आ गया इसका, आपसे पूछा किसका, एक वेक्टर दे रहता है दैट इज 3i प्लस 2j प्लस k, तो अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, एक ही तरीका मैग्नीट्यूड निकालेगा ए वेक्टर का, मैग्नीट्यूड निकालो 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर का अंडर रूट,
कितना आ जाएगा, √14 आ जाएगा। अब मैं बता रहा हूं तुम्हें कौन सा क्वेश्चन, C2। ए वेक्टर किसके बराबर है, 3i + 4j। तो ए का यूनिट वेक्टर निकालना है। और तुम्हें याद हो ए का यूनिट वेक्टर क्या होता था, ए वेक्टर को डिवाइड करना है किससे, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड से। अब ये देखो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, अगर ध्यान से देख के बताओ मेरे को क्या है इसका मैग्नीट्यूड। 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर का टर्म, जो कि किसके बराबर है, 5 के बराबर आ जाएगा। वही बता रहा हूँ, आ गया। ये डायरेक्शन आप दोगे, इस फॉर्मूले में लिख दो, ए का वेक्टर कितना आ गया, 3i + 4j डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना है 5। तो देखो ए कैट क्या आ गया, 3/5 i कैट + 4/5 j कैट। और अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो ये यूनिट वेक्टर और यूनिट वेक्टर डायरेक्शन निकालने के काम आता है। इसका मैग्नीट्यूड देखो कितना आएगा, इसका स्क्वायर करो, फिर इसका स्क्वायर करो और उसका अंडर रूट करो, देखो क्या आता है, ये बताओ क्या आता है, सॉल्व करके बताओ क्या आएगा। एंगल डायरेक्शन जब इस फॉर्म में कहते हैं ऐसे बताना पड़ेगा। हाँ तो बस एक यूनिट वेक्टर ही तो बनेगा, ए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो यूनिट वेक्टर ही बचता है। क्योंकि पहले लेक्चर में पढ़ाया मैंने तुम्हें, एक वेक्टर दो चीज से मिलकर बनता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। और डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। बोलो बात समझ में आई है कि, बोलो बात समझ में आई है कि, आगे लिख लो इसको, लिखो लिखो इसको। हाँ सिंपल ए भी लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर को अगर न्यू लिखोगे तो इसका मतलब वो मैग्नीट्यूड ही है, एक ही बात है। एक मिनट करो, फोन को चार्ज में लगा, वरना बंद हो जाएगा। हाँ अब ठीक है थोड़ा। और इसके अच्छे एक बार डिस्कस करा दो, फिर बताऊंगा तुम्हारे क्वेश्चन का भी जवाब। वो तुम्हें मॉड्यूल मिला उसका क्वेश्चन है। देखो अब C3, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज कितना एंगल है, 210 डिग्री।
तो 210 डिग्री तो 180 हो गया, यहाँ से आता है, और 210 डिग्री का यहाँ से 30 डिग्री और, तो ये वेक्टर बना, और यहाँ से 210 डिग्री है, तो ये वाला जो एंगल हो गया वो कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। ठीक है, और इसकी ये लेंथ जो है, इसकी ये कितनी है, 25। इसके कंपोनेंट नहीं बता सकते मेरे को, एक्स के लॉन्ग वाई, एक्स के अलावा क्या कंपोनेंट इसका होगा, इसका ये वाला होगा, कितना होगा, 25 cos 30, 25 cos 30, और y के बाद क्या होगा, 25 sin 30, ये कितना आ जाएगा, 25/2 गुण 3, और ये क्या आ जाएगा, 25/2, और कंपोनेंट का मतलब डायरेक्शन होती है, तो ये नेगेटिव के अलावा ये आ गया, और ये क्या आ गया, ये भी नेगेटिव के अलावा तो माइनस आ गया, आंसर। बात समझ में आई थी, बात समझ में आई थी। मिटा रहा हूं इसको, इसके बाद में करना तो मिस्ट्री 4, C4, वेलोसिटी है 60 मीटर पर सेकंड, है ना, वेलोसिटी क्या है, 60 मीटर पर सेकंड, C4 है, वेलोसिटी है क्या, 60 मीटर पर सेकंड, और एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इसका जो है वो कितना है, 30 है, तो दूसरा इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कितना होगा, नहीं बता सकते, कैसे निकालोगे, ये वाला कंपोनेंट, ये बताइए, ये वाला कंपोनेंट कैसे निकालोगे, कैसे सॉल्व किया, क्या लॉजिक लगाया, यार पीजीटी का तो इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करके अंडर रूट कर दे, चीज आ जाएगी, परपेंडिकुलर साइड का स्क्वायर इक्वल टू हाइट, क्योंकि इसके बराबर होता है ना यार, तो इसके दो कंपोनेंट है, एक ही है और एक ही है, बात समझ में आई, बिल्कुल सही है, 33 आएगा आंसर। मैंने ये कहा वेलोसिटी ये दे रखी है, उसका एक कंपोनेंट ये दे रखा है, तो दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, तो ये दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गए, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट 30 है, तो दूसरा पूछा है, रेक्टेंगुलर मतलब परपेंडिकुलर, रेक्टेंगुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोलते हैं, समझ में आ गया, समझ में आ गया सबको, अब देखो C5 करो एक बार, तुम करो C5, अभी सिखाया मैंने, C5 करो, C5 वाला क्वेश्चन करो फटाफट, C5 पूछ रहा हूँ, C5,
अब तुम्हें पता है, तुम्हें ये वेक्टर दिया है 0.5 आई कैप, 0.8 जे कैप प्लस ई के कैप, और आपको क्या कहा जा रहा है, आपको ये कहा जा रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड वन है, दैट इज 0.5 का स्क्वायर, 0.8 का स्क्वायर प्लस ई का स्क्वायर का अंडर किसके बराबर आ रहा है, 1 के बराबर। तो 0.5 का स्क्वायर 0.8 का स्क्वायर प्लस ई का स्क्वायर किसके बराबर है, 1 के बराबर। 0.25 0.64 इन दोनों का सम कर दो, कितना आ जाएगा 0.89, तो सी स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 0.11 के बराबर आ गया। तो सी किसकी वैल्यू किसके बराबर आ गया, कोई प्रॉब्लम इस बात में? सबको समझ में आ गई, सबको समझ में आ गया अच्छी तरह से, ठीक है। अब C6 को अटेम्प्ट करो एक बार, C6 को अटेम्प्ट करो, तुम करो C6 को अटेम्प्ट, फिर बताता हूं। C6 तुम करो, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, हो जाएगा तुमसे। बहुत बढ़िया। ये जो भी है ना, छोड़ जोड़ के जा रहे हैं ना ग्रुप को, क्लास को, मैक्सिमम क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ ना इंग्लिश में आने, इन्हीं कॉन्सेप्ट में आने क्वेश्चन। देखो पढ़ते टाइम 70 बच्चे होते हैं, डाउट पूछने में 34-40 होता है। C6 देखो, C6 है, ध्यान से देखना, C6 के लिए इधर में कितने स्टेप है, 2 स्टेप है, और इधर में कितने स्टेप है, 2 स्टेप है। तो ये एंगल कितना होना चाहिए, ये एंगल कितना होना चाहिए, 2,2 के लिए, तो एंगल कितना हो जाना चाहिए, 45। अब देखना दूसरा, दूसरे वेक्टर के लिए वह 1 तो ही कर गया और √3 कर गया, ठीक है, √3 जाता है और √3 कर गया, 2 से थोड़ा ही कम होगा, 1.732। ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा। तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, ये नहीं होगा, इन दोनों के बीच का एंगल। तो बस आ गया आंसर 15 डिग्री, आया ना, आंसर आ गया बेटा 15 डिग्री। जय समझ में आ गया सबको, सबको समझ में आ गया।
बेटा पहले तो मैथमेटिकल टूल्स का ही मैंने तुम्हें होमवर्क दिया है, सबको नहीं मिले हैं मॉड्यूल अभी तक, इसलिए नहीं करवाया। फिर से कह रहा हूं, इसको देख लो, 2 यूनिट इधर गई, 2 यूनिट इधर गई, तो ये एंगल कितना हो गया 45 डिग्री। दूसरे में क्या है, 1 यूनिट इधर गई और √3 यूनिट इधर गई, तो मेरे को बता दो ये एंगल कितना होगा, ये 60 डिग्री होगा। 10√3 आ गया ना, 10√3 का होता है 60 डिग्री होता है, सिंपल होगा। ये 45 हो गया, ये दूसरा वेक्टर, इसको ए वेक्टर बोल दो, इसको बी वेक्टर बोल दिए, ए और बी, तो ये एंगल 45 और ये एंगल 60 है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 15 डिग्री। अभी भी नहीं आया समझ, बस तो ये तो बात है। चलो भाई एक्सरसाइज 1 कंप्लीट है ना, एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो गई। अब किसकी बात करेंगे, एक्सरसाइज 2 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, एक्सरसाइज 2 की। वन टू फाइव एट 5 अब तो मतलब 10 मिनट का ब्रेक ले लो, 10 मिनट बाद में फिर से शुरू करते हैं, ठीक है। 10 मिनट में जो डाउट भेजा है ना तुमने सेकंड एक्सरसाइज वो देखो आराम से, 10 मिनट बाद में फिर से शुरू करते हैं। क्लास ज्वाइन की है सीधा, सिर्फ रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ।